अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड बताया था कि अलॉन्ग जैसे हम लेफ़्ट से राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है, और जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, क्योंकि शेल बढ़ होते हैं एटॉमिक नंबर वगैरह की बढ़ने की वजह से, तो फिर इसलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ करता है। तो हम उसी की कंटिन्यूएशन करते हुए आगे चलते हैं। थस इन एनी पीरियड द अल्कली मेटल दैट आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव द लार्जेस्ट साइज। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो इनके जो साइज होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि पीरियड में साइज एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा होता है, एटम का रेडियस जो होता है, तो इसका मतलब है जो पहला ग्रुप है उसका साइज सारों से बड़ा होगा। तो इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप होता है जिसे हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, तो उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है। वाइल द हैलोजन, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जाते हैं तो दूसरे ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, फिर इस तरीके से तीसरे चौथे, जैसे जैसे हम सातवें ग्रुप पे मूव करते हैं तो मैंने क्योंकि बात की थी कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा होता है, तो हैलोजन का फिर जो एटॉमिक रेडियस होगा फिर वो बहुत कम होता है, डिक्रीज कर चुका होता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्योंकि सातवां ग्रुप होता है तो एटॉमिक रेडियस उसका बहुत कम होता है। That are present at extreme right excluding zero group elements have the smallest size. However, the size of atoms of inert gases is larger than that of preceding halogens. वो कहते हैं लेकिन होना तो ये चाहिए कि एटॉमिक जैसे जैसे हम पीरियड में इंक्रीज करते जाते हैं, पीरियड में मूव करते जाते हैं, तो हम बेसिकली पहले तो हम यही पढ़ते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि हेलोजन का जो होता है वो जरी बात कम होता है, उसके बाद नोबल गैसेज उसके बाद आती हैं, तो उसका उससे भी कम होना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं एक्सेप्शन है ये कि नोबल गैस क्योंकि हेलोजन से भी बाद आती है उसको कम होना चाहिए था, लेकिन उसका होता नहीं है। नोबल गैसेज इनर्ट होती हैं देन दैट ऑफ प्रीसीडिंग हेलोजन, तो इसका फिर साइज जो होता है एटम का जो साइज होता है इनर्ट गैसेज का यानी नोबल गैसेज का वो ज़्यादा होता है, वो कम नहीं होता, हालांकि वो कम होना चाहिए था। The trends in atomic and ionic radii of the representative element S and P block element in a period and group of periodic table can be represented as, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक और आयोनिक जो रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है पीरियड में, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करें तो इंक्रीज करता है। अब दूसरा आ जाता है ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक तो चीज़ है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये आप पहले समझ लें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है पीरियड में और ग्रुप में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तीन चीजें जो हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखना है कि पीरियड और ग्रुप की अगर बात करेंगे तो पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, और ग्रुप में ये तीनों चीजें आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये तीनों डिक्रीज करती हैं ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाते हैं। तो हम फिलहाल आयोनाइजेशन एनर्जी पर ही जाते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि पहला ग्रुप जो आ जाता है हाइड्रोजन की, अगर बात करें पहला ये, दूसरा उसके नीचे लिथियम आ जाता है, लिथियम का प्रोटॉन नंबर होता है 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आ जाता है सोडियम, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमने क्योंकि बात की कि पीरियड में ये क्या कार्य है इंक्रीज, और ग्रुप में पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं, ग्रुप में ये डिक्रीज करती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी है कि अब ये देखें दरमियान में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को पता है प्लस का चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं, जैसे हमने इससे पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से लिथियम के दरमियान में +3 का चार्ज, क्योंकि 3 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज, ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन ड्रा कर इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज। अब आखिरी वैलेंस शेल की बात करें, वैलेंस शेल कहते हैं लास्ट शेल को। अब न्यूक्लियस इस वैलेंस शेल के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इधर भी खींच रहा है
लेकिन इधर अब क्या हो रहा है, ग्रुप की अगर सिर्फ आप ग्रुप को देखें, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती जा रही है, यानी हमें कम एनर्जी, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है। जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ रही है। हमने कम एनर्जी दी है और ये आयन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। हमने उससे भी कम एनर्जी दें, इधर हमें फर्क करो 10 एनर्जी देनी पड़ी, इधर हमें 8 एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ये आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इधर हमें बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ये आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फर्क करो, इधर मैं कहता हूँ ये 8 एनर्जी देनी पड़ी, तो इधर हमें बिल्कुल 5 एनर्जी देनी पड़ेगी, या आप कह देंगे यानी इतनी एनर्जी रिलीज होगी। क्योंकि इस साइड पे फिर आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन होगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर इधर 11 इलेक्ट्रॉन है तो इधर क्योंकि एक लूज कर चुका 10 में आयन में कन्वर्ट हो गया, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए, ताकि ये भी 11 हो जाए और ये भी। इसी तरीके से ये अगर 2 हो गया प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे ऐड करेंगे, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फर्ज करें, अगर मैं इस तरह कह देता हूँ समझाने के लिए। तो बेसिकली वैसे ये हाइड्रोजन तो मेटल के केस में गेन करता है, वैसे ये शेयरिंग करता है, ये लूज नहीं करता इलेक्ट्रॉन। पर वैसे समझाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की बात की, जब ये आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया तो हमें इधर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो दरमियान में अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को आयन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अब इधर जैसे जैसे हम पीरियड में ग्रुप में नीचे मूव करते जाते हैं, दरमियान में एक शेल आ चुके हैं फालतू। अब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उस फोर्स ताकत से नहीं खींच पा रहा अपनी तरफ, क्योंकि जिसमें जैसे कि हाइड्रोजन में अपनी तरफ खींच सक रहा था न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि दरमियान में कोई रुकावट नहीं थी। अब इधर दरमियान में जैसे हमने ये भी पढ़ा था कि शेल बढ़ रहे होते हैं डाउन द ग्रुप, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहे होते हैं। तो ये क्या है, रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि दरमियान इधर शील्डिंग इफेक्ट आ गया, क्योंकि रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो चुकी है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। इस इधर आएंगे शील्डिंग इफेक्ट और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि दरमियान में 1-2 शेल आ चुके हैं, इधर अब दरमियान में एक शेल आ चुके हैं। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उस फोर्स से अपनी तरफ नहीं खींच सक रहा, तो हमें इसलिए अब न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सक रहा, तो हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो जारी बात है इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयन बन जाएगा, इसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इस सोडियम के केस में आ जाए और नीचे आ जाए ग्रुप में, तो दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। अब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींच रहा था, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को लिथियम के केस में बहुत कम फोर्स से खींच रहे हैं। और नीचे आ जाए तो दरमियान में बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है, बहुत ज्यादा रुकावट आ गई। अब न्यूक्लियस पहले अगर 10 की फोर्स लगा रहा था, इधर 8 की, तो अब न्यूक्लियस सिर्फ 5 की फोर्स लगा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो जारी बात है एनर्जी कम हो चुकी है, तो हमें बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो फिर वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड के ग्रुप में ये डिक्रीज करती जा रही है। अब अगर हम पीरियड में बात करें तो ये तो थी ग्रुप की बात, अब इससे ही हम पीरियड की बात कर रहे हैं। ये तो आप लोगों को नजर आ गई आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में किस तरीके से डिक्रीज कर रही है। अब हम पीरियड की बात कर लेते हैं। लिथियम से आगे हम पीरियड में हम मूव करें तो बेरिलियम आ जाते हैं। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दरम्यान में प्लस 4, और जैसे मैंने आपको बताया था ये +4 -4 की अट्रैक्शन है। बोरान के केस में आ जाए, बोरान के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये +5 और -5 की अट्रैक्शन है। अब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। वो किस तरह, अब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को आखिरी +3 -3 इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। हमें इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम निकाल सकते हैं। और इधर आ जाए तो +4 -4 अट्रैक्शन बढ़ चुकी है। इधर +3 और -3 की अट्रैक्शन लग रही थी, इधर +4 -4 की अट्रैक्शन लग रही है। जाहिर बात है ये बड़ा मैग्नेट है, आप छोटा मैग्नेट को आसानी से जुदा कर सकते हैं। दो छोटे मैग्नेट हैं, अगर दो बड़े बड़े इस दरवाजे जितने या इस बोर्ड जितने मैग्नेट आपस में ले आऊं और वो मैं अलग करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं बहुत मुश्किल होगी इन दोनों मैग्नेट को सेपरेट करने के लिए। तो यही केस इधर है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा इन 2 इलेक्ट्रॉन को। और इस इलेक्ट्रॉन में जब 3 इलेक्ट्रॉन अब आ चुके हैं, इन इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा मुश्किल है। तो ये वो कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जा रहे हैं। तो होप के आपको समझ आ गई होगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये होती है, एक होती है फर्स्ट और एक होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट होती है यानी जो पहले इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे, तो
तो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालना, अब इधर से फर्क करें ना, अगर मैं बेरिलियम की बात करता हूँ तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने की हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को फिर, जब एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है उस इलेक्ट्रॉन को फिर निकालना आसान हो जाता है, उससे फिर हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये आगे में चले इधर पढ़ते हैं तो तब सही समझ आएगी कि फर्स्ट आयनाइजेशन और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहले तो ये डू यू नो पढ़ लेते हैं। कैटाइन इज स्मॉलर इन साइज देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर शील्डिंग इफेक्ट। वो कहता है कि जो कैटाइन होता है ना, उसका जो साइज होता है वो कम होता है। वो किस तरह, अब बात कर लेते हैं सोडियम की। इधर ही मैं सोडियम बना देता हूँ। ये सोडियम का 3 शेल है, 1 2 3 शेल है, तो इसका साइज जरी बात बड़ा है। अब कैटाइन की अगर बात करें, जब इससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 हैं, बस तीसरा शेल बनेगा ही नहीं। तो जरी बात साफ नजर आ रहा है, एक में 3 शेल है, एक में 2 शेल है, तो ये इसका कैटाइन है। तो कैटाइन का साइज वो यही कह रहे हैं कि कम होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इधर +11 का चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन जा रही है, इधर भी प्रोटॉन तो जा रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, -10, तो वो अपनी तरफ उसे खींचेंगे तो साइज कम हो जाएगा। क्योंकि इधर 3 शेल है, 2 शेल, साफ पता जा रहा है। तो उसके बाद और शील्डिंग इफेक्ट भी इधर कम है, इधर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, 3 शेल है। शील्डिंग इफेक्ट याद रखने का ये तरीका है कि एस शील्डिंग इफेक्ट जो है ये भी ऐसे शुरू हो रहा है और शेल भी ऐसे शुरू हो रहा है। शेल इधर ज्यादा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा है, इधर शेल कम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी कम है। उसके बाद वो कहते हैं एन आयन इज बिगर इन साइज देन पेरेंट एटम बिकॉज ऑफ द वीकर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। वो कहते हैं एन आयन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। फर्ज करें मैं कह देता हूँ कि एन आयन, अगर बात कर लेते हैं कि एन आयन की, अगर फर्ज करें किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन है 2, ये बेरिलियम की बात कर लेते हैं या ऑक्सीजन की, चलो बात कर ऑक्सीजन की, एन आयन बनते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर होता है 8, तो दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन में और ऐड कर देता हूँ, वो कह रहे हैं कि अब ये O है और ये O-2 है या O-1 कह लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में और ऐड कर देते हो फालतू, इधर 6 थे ना, इधर में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कह रहे हैं कि इसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा। और इसी तरीके से फर्ज करो क्लोरीन की बात कर लेते हैं, सारों से बेहतरीन तरीका जो फ्लोरीन और क्लोरीन के, क्योंकि वो एनाइंस बनाते हैं, इसलिए वो समझने में आसानी होगी आप लोगों को। फ्लोरीन का एनाइन अगर हम बना देते हैं तो फ्लोरीन का प्रोटॉन नंबर होता है 9, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। क्योंकि मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जो हेलोजन होते हैं, जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हेलोजन का 7वां ग्रुप है, तो 7वें ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनके आखिरी शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये आप 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और ऐड कर देते हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये क्या बन गया F-1। तो वो कह रहे हैं ये जो F-1 है ये एनाइन है और ये बिगर इन साइज होगा, इसका साइज होगा बिगर होगा यानी बड़ा होगा इससे। और रीजन वो क्या बताते हैं, रीजन वो कहते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ वीक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो कहते हैं क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा फ्लोरीन का वो वीक होगा, F-1 एनाइन के केस में वो वीक होगा, और एंड स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट, और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होगा तो साइज बड़ा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकेगा न्यूक्लियस। अब आ जाते फर्स्ट आयनाइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसेस टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसेस। वो कहता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है कि ये वो एनर्जी होती है जो चाहिए होती है टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, जो यानी पूरे किसी भी केस में फर्ज करें, अब अगर सोडियम के केस की बात कर लेते हैं या लिथियम की बात कर लेते हैं, लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये पहला शेल होगा, ये दूसरा। ये अब मोस्ट लूजली हैंड इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारों से लूज है, क्योंकि ये पहले शेल में आ जाते हैं। जितनी फोर्सेस पे लग रही है उतनी फोर्सेस पे लग रही है, फर्ज करो इस पे 3 की फोर्स लग रही है, 3 न्यूटन की, फर्ज करो मैं एग्जांपल दे देता हूँ,
और ये जो फिर होगा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन, तो इधर जारी बात है फोर्स कम लाग रही होगी, 1 न्यूटन की लाग रही होगी। तो वो कहता है कि आखिरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ये होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, और इससे आयंस में वो कन्वर्ट, जारी बात है जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये लिथियम प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये निकल चुका है। तो ये जो एनर्जी चाहिए होगी ये होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि सारों से जो लूजली बाउंड हुआ है न्यूक्लियस से, यानी वो वाला इलेक्ट्रॉन जिसके न्यूक्लियस जिसके ऊपर सारों से कम फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस आयन। और ये फिर इससे कहा जाता है कि ये 1 मोल है जो पेरेंट एटम जिसे कहा है, और ये वो कह रहा है 1 मोल, ये भी 1 मोल होता है, लेकिन वो कह रहा है इसे गैसियस आयन का उसने नाम दे दिया, गैसियस आयन, क्योंकि ये आयन में कन्वर्ट हो सकता है। आयन के ऊपर जारी बात है, आप लोगों को पता है 2 किस्म के आयन होते हैं, एक कैट आयन और एक एन आयन। जो इलेक्ट्रॉन लूज करके आप बन जाए वो कैट आयन हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे उसके ऊपर -1 का चार्ज आता है वो एन आयन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स के ऊपर। एक तो आ जाता है एटॉमिक साइज के ऊपर, और एटॉमिक साइज हम लोगों ने पढ़ लिया कि एटम का जो साइज होता है। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, जो आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है, और न्यूक्लियस में आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ओवरऑल चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर होता है। ओवरऑल एटम के ऊपर चार्ज, ओवरऑल एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें दरमियान में न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, और ओवरऑल एटम की बात की जाए तो एटम में फिर जारी बात है इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ओवरऑल जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन क्योंकि उतने ही होते हैं, तो ओवरऑल प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल बना देते हैं। तो ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। लेकिन न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस में क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज है, तो इसलिए न्यूक्लियर का चार्ज होता है वो प्लस होता है। आगे आ जाता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग में आप लोगों को बता चुका हूँ, रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तीसरी चीज होती है। उसके बाद चौथी बात आ जाती है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का नेचर कौन सा है, यानी जैसे आप लोगों को पता है ऑर्बिटल जो होती है वो होती है, एक एस ऑर्बिट होती है और एक पी ऑर्बिटल होती है, और एक फिर आगे पी एक्स वाई पी वाई पी जेड, उसके बाद डी एक्स वाई डी वाई जेड, ये मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स वगैरह होती हैं। एक तो ये हमने पढ़ा था कि ये ऑर्बिट होती है जिसके अंदर न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल्स ये भी होती हैं पी एस पी एक्स पी वाई पी जेड, ये एस पी ओवरलैप वगैरह, ये मुख्तलिफ चीज़ें ये बाद में आएंगी, और ये बल्कि 11th क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं कि एज इन जनरल एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयोनाइजेशन ऑफ GF एलिमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू सक्सेसिव इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस साइज। 2 के उसने बताई हैं रीजन कि जैसे जैसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि पीरियड में क्या करती है आयोनाइजेशन एनर्जी, इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्लस का चार्ज बढ़ता जा रहा होता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती जाती है। इसने भी यही बात लिखी है कि ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि पीरियड में हम मूव करते जाते हैं तो प्रोटॉन क्योंकि एटॉमिक क्योंकि शेप ऑफ पीरियडिक टेबल की बात की जाए तो न्यूक्लियर जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है 1 1 करके। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के बाद बेरिलियम आ जाता है, एक प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, फिर आगे बोरान आ जाता है, एक प्रोटॉन और इंक्रीज कर जाता है, एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। और इसी तरीके से हमने एटॉमिक रेडियस की बात की, पीरियड में मूव करें तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो जो शेल होता है वो करीब आ जाता है, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है। हाउएवर दे आर सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच शो इर्रेगुलर ट्रेंड्स इन पीरियड 3। अब पीरियड 3 की बात की जाए, पीरियड 3 में हमने पढ़ा था सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर आगे एल्यूमिनियम के बाद आ जाते हैं सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। थर्ड पीरियड की बात की जाए तो क्या होता है, वो कहता है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ इरेगुलर ट्रेंड्स, और मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में यही आता है, क्योंकि आम ट्रेंड तो सारों को पता होता है, फिर वो एक्सेप्शंस वगैरह उठा के दे देते हैं, और MCQs वगैरह में भी यही पूछे जाते हैं। तो उसने कहा है कि फॉर एग्जाम्पल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम की अगर बात की जाए आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो ये मैग्नीशियम की क्या होनी चाहिए थी, क्योंकि पीरियड में हमने बात की तो पीरियड में वो क्या कर रही है, पीरियड में हमने बात की तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। वो कहता है कि मैग्नीशियम की
और फास्फोरस की ज़्यादा हैं देन दोज ऑफ एल्युमिनियम एंड सल्फर, कि हालांकि होना ये चाहिए था कि एल्युमिनियम की जो है, क्योंकि एल्युमिनियम की जो है वो बाद में आ रहा है और उसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं, हमने बात की है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो हमने बात की है कि सोडियम की उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम की होनी चाहिए थी, लेकिन वो कहता है कि एल्युमिनियम की मैग्नीशियम से कम है, मैग्नीशियम की एक्सेप्शनल केस है वो ज़्यादा है एल्युमिनियम से, हालांकि मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से कम होनी चाहिए थी। फिर आगे सिलिकॉन आ जाते हैं, फॉस्फोरस आ जाता है, फिर सल्फर, सल्फर की अब कम है, हालांकि होना ये चाहिए था कि फास्फोरस की कम होनी चाहिए थी, क्योंकि फास्फोरस पहले आ रहा है और सल्फर बाद में आ रहा है, तो फास्फोरस की कम होनी चाहिए थी, सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि पीरियड में इंक्रीज करता है, लेकिन फास्फोरस की ज्यादा है, ये एक्सेप्शनल केस है, फास्फोरस की ज्यादा है, तो आर हाइयर देन दोज ऑफ एल्युमिनियम एंड सल्फर। तो वो कहता है कि हाइयर वैल्यू ऑफ कैन बी एक्सप्लेन, इसकी एक्सप्लेनेशन उसने रीजन बताए कि क्यों मैग्नीशियम की और इज एज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम की, मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा क्यों है। अब वो कहते हैं, उसने रीज़न बताइए कि मैग्नीशियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए और एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखी जाए दोनों की, तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2, क्योंकि मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर होता है 12 और एल्युमिनियम का प्रोटॉन नंबर होता है 13। मैग्नीशियम की बात की जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2, और एल्युमिनियम की अगर बात की जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो वो कहते हैं कि मैग्नीशियम की जैसे जैसे बात की जाए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, तो वो कहता है मैग्नीशियम की ज्यादा है। इधर उसने बात की थी कि किसकी ज्यादा है, फास्फोरस की ज्यादा है, फास्फोरस की 1012 है, यानी सल्फर से ज्यादा है। इसी तरीके से मैग्नीशियम की